डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको लैंडस्केप ऑफ द सोल इसके सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। लेसन को समझाएंगे, लाइन टू लाइन इसका अर्थ करेंगे। आप ध्यान से इसे देखिए। लेसन आज कंप्लीट हो जाएगा। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई। ये कंसेप्ट सेंसुई नाम से जाना जाता है। चाइनीज कंसेप्ट है, सेंसुई नाम से जाना जाता है। सेंसुई दो वर्ड इसमें मिले हुए हैं। लिटरेरी माउंटेन वाटर। लिटरेरी मीन्स शाब्दिक अर्थ। लिटरेरी मीन्स शाब्दिक। माउंटेन वाटर, माउंटेन में पर्वत, वाटर में पानी, यानी सेंसुई के दो लिटरेरी मीनिंग है। दोनों को मिला करके सेंसुई बोला गया है चाइनीज लैंग्वेज में। माउंटेन वाटर, पर्वत और पानी, पर्वत पानी को ही सेंसुई बोला जाता है। विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। अब इन दोनों वर्डों को ही इकट्ठा मिला करके एक नया वर्ड नाम दिया गया, लैंडस्केप। सेंसुई को लैंडस्केप भी कहा जाता है। भूदृश्य, इसमें भी माउंटेन और वाटर सम्मिलित हैं। लैंड और स्केप। मोर देन टू एलिमेंट ऑफ एन इमेज। दो या दो से अधिक तत्वों की कल्पना। दीज रिप्रेजेंट्स टू कंप्लीमेंट्री पोल्स। ये दर्शाते हैं दो पूरक ध्रुवों को। रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। ये दाओ का ब्रह्मांड का देखने का नजरिया था। उसने बताया कि पर्वत और पानी एंड लैंडस्केप ही इस यूनिवर्स का सीक्रेट रहस्य है। रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। द माउंटेन इज यांग। माउंटेन, अब माउंटेन को यांग कहते हैं चाइनीज लैंग्वेज में, और वाटर को अच्छा रेसिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन। अभी जो माउंटेन है ये हेवन की तरफ बढ़ता है। आप देखते हो पहाड़ तो ऊंचे उठते हैं, तो रीचिंग वर्टिकली, वर्टिकल लंबत, टुवर्ड्स माने की तरफ, हेवन माने स्वर्ग, हेवन माने आकाश। तो ये जो है आकाश की तरफ बढ़ता है माउंटेन। इस ये लंबत आकाश की तरफ उठता है, पहाड़ ऊपर तरफ उठता है ज़मीन से। स्टेबल, ये स्थिर होता है। वार्म, गर्म होता है। एंड ड्राई, सूखा होता है। इन द सन, सूर्य की धूप में। वेल द वाटर, दूसरा नाम है इसका वाटर, इसे यिन कहा जाता है। यांग तो माउंटेन हो गया, यिन वाटर हो गया है। यांग यिन, माउंटेन वाटर, शैन सुई, एक ही चीज़ है। यिन क्या है? वाटर यानी हॉरिजेंटल कंडीशन में होता है, पानी क्षैतिज अवस्था में बहता है। रेस्टिंग ऑन द अर्थ, धरती पर आराम से चलता है। फ्लूइड, द्रव रूप में होता है। मॉइस्ट, नम होता है। कूल, ठंडा भी होता है। धूप पड़ती रहे पानी ठंडा रहेगा, पर्वत गर्म हो जाता है। पर्वत की प्रकृति ऊपर तरफ बढ़ता है, हेवन की तरफ, आकाश तरफ। पानी बहता है नीचे, ये हॉरिजॉन्टल बहता है, वो वर्टिकल मूव करता है। द इंटरेक्शन ऑफ यिन द रिसेप्टिव फेमिनाइन। तो देखा, यानी कि यांग जो है ये माउंटेन है और ये मस्कुलाइन है, इसे प्रतीक पुरुष का माना गया है। और यिन यानी वाटर है, ये फेमिनाइन माना गया है। तो ये रिसेप्टिव है, ये ग्रहणशील है। वाटर ग्रहणशील होता है। फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी,
ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ये ग्रहण करता है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, और उसका पूरक जो दूसरा पार्ट यंग है, काउंटर पार्ट कहते हैं पूरक। पूरक पूरक वो पूरक किसे कहते हैं? काउंटर पार्ट क्या होता है कि जिसके बिना एक पार्ट अधूरा हो, वो काउंटर पार्ट कहलाता है। दोनों की आवश्यकता है, यिन की भी और यांग की भी आवश्यकता है। तो यिन का काउंटर पार्ट, यिन का पूरक पार्ट यांग है। एक्टिव एंड मैस्कुलाइन, जो क्रियाशील है और पुरुषवाद का प्रतीक है। तो मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों दूसरे काउंटर पार्ट होते हैं। इस तरह से यांग और यिन एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, पूरक हैं। दोनों ही अकेले अधूरे हैं, दोनों मिलकर ही पूर्ण होते हैं। एक दूसरे का जुड़ा हुआ है, चोली दामन का साथ है। जैसे रात के साथ दिन जुड़ा हुआ है, दिन के साथ रात जुड़ी है। दिन हुआ तो अभी रात्र बढ़ता जा रहा है, अंत में रात आ जाएगी। रात चल रही है, धीरे धीरे दिन की तरफ बढ़ती जा रही है, दिन आ जाएगा। ये भी एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। सुख दुख के साथ काउंटर पार्ट है। रात दिन, डे और नाइट काउंटर पार्ट हैं। इस तरह से सन मून, सन स्टार, ये काउंटर पार्ट है। दिन में सूरज चमक रहा है, तारे छिप रहे हैं, रात को तारे चमकते हैं, सूरज छिप जाता है। चांद चमकता है रात को, दिन को सूरज चमकता है। तो एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, ये चलता रहता है। रात के बाद दिन के बाद रात, तो यही यांग यिन का है। पर्वत और पानी, ये भी दूसरे के पूरक हैं। ये दाओइज्म का फंडामेंटल नोशन है, फंडामेंटल धारणा है, मूलभूत धारणा दाओइज्म की, ध्यान रखना। आगे और भी बताया है। तो यांग क्या है? मैस्कुलाइन है, डोनर है। यिन फेमिनाइन है, रिसेप्टर है। What is often overlooked is an essential third element। फिर दाओ ने कहा कि इन दो के अलावा एक तीसरा ओवरलुड करते अवहेलना करना। एक तीसरा पार्ट और भी है जिसका हम ओवरलुड करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, तो हमने ध्यान दिया ही नहीं उसके ऊपर। इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, वो तीसरा तत्व और भी है यांग और यिन के अलावा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, एसेंशियल है, महत्वपूर्ण है। इन दो से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो कौन सा? द मिडिल वॉइड, मध्य शून्य। इन दोनों के बीच का शून्य वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है यांग यिन से अलावा, मध्य शून्य। वेयर देयर इंटरेक्शन टेक प्लेस, जहाँ ये घटना घटित होती है, यानी शून्य में तो घटनाएं घटेगी। और कैसे, उसको समझाया जाएगा। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा। तो इसका हम तुलना कर सकते हैं कि जो योग की क्रिया में प्राणायाम होता है, प्राणायाम में ये चीज़ें दिखती है आपको। कैसे दिखती है? ब्रेथ इन, हम सांस अंदर लेते हैं, रिटेन, फिर उसको रोकते हैं, ब्रेथ आउट, फिर सांस को छोड़ते हैं। 3 क्रियाएं चली। तो इसमें जो बीच का रिटेन है ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो वॉइड है, मिडिल वॉइड है, मध्य का रिक्त स्थान, शून्य स्थान, जहाँ कुछ नहीं, हलचल, कोई क्रिया नहीं। सांस लेने की क्रिया हुई, सांस को रोक दिया, अब कोई क्रिया नहीं, सांस रुका हुआ है। फिर ब्रेथ आउट किया, सांस छोड़ दिया, फिर रुक गए, तब भी कोई क्रिया नहीं। यानी लेने के बाद रुकना, छोड़ने के बाद भी रुकना, दोनों समय में मिडिल वॉइड बनता है, जहाँ कोई क्रिया नहीं होती। और इसका ही विशेष महत्व है, इसी से कोई घटना घटित होती है जीवन में। ये ऐसा मेडिटेशन में होता है। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, और बीच का जो वॉइड कहते हैं शून्य, जो मध्य का शून्य, यही तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके में तो कुछ घटना घट ही नहीं सकती। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट, इसी तरह से महत्वपूर्ण है सफ़ेद रंग की भी। सफ़ेद रंग की महत्वपूर्ण है। अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, चाइनी भूभाग में तो इस सफ़ेद रंग का महत्व ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे कोई पेंटिंग करेंगे तो पहले सफ़ेद रंग से पोतते हैं, फिर उसके बाद और पेंटिंग करते हैं। तो चाइनीज लैंडस्केप कहते हैं जो सफ़ेद रंग है ना, जिस पर और रंग खिले हुए हैं, इसी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मिडिल वर्ड है, सब रंग इसी पे जम रहे हैं।
सफ़ेद ना हो तो ये रंग ही नहीं दिखे। इसी तरह से मिडिल वर्ड हमारी आत्मा का दर्शन कराता है। हमारे विचार लगातार चलते रहते हैं और उन विचारों की एक तरह से लड़ी चल रही है, कड़ी चल रही है, एक के बाद दूसरा विचार हमारे माइंड में चलता रहता है। तो ऑथर कहता है जब आप ध्यान लगाते हो, मेडिटेशन करते हो, सांस लेते हो, रोकते हो, छोड़ते हो, तो बीच में घटना घटती है कि हमारे विचार धीरे 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 रुक के चलने लगते हैं। दो विचार के बीच में जो खाली स्थान मिलता है, एक विचार फिर दूसरा विचार, उनके बीच में जो ब्लैंक्स है, खाली स्थान, वो मिडिल वर्ड है। धीरे धीरे विचार कम होने लग जाएंगे। पर ये क्रिया तब होगी जब सांस लेंगे, फिर रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर रोकेंगे। इस तरह जब क्रिया करेंगे तो तभी हमें घटना घटती है, हमारे सेल्फ का हमें ज्ञान होता है, हमारी आत्मरूप का हमें ज्ञान होता है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल। ये तो मनुष्य ने एक मूलभूत भूमिका इस चीज़ का, जैसे कि बताया ना कि आदमी ही मूलभूत भूमिका के रूप में है। कैसे है? इन दैट स्पेस, इस पूरे ब्रह्मांड में, बिटवीन हेवन एंड अर्थ, आकाश और पृथ्वी के बीच में। ये भी बीच में आ गया, नीचे पृथ्वी, ऊपर हेवन यानी आकाश, स्काई, और बीच में कौन है? इंसान, प्राणी। ये ही तो मेन फंडामेंटल है, ये मूल है। एक तरह से इसका विशेष योगदान है सृष्टि में। He become the conduit of communication between both pole of the universe. यूनिवर्स ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच का संचार का कम्युनिकेशन कहते हैं, संचार, और कंडक्ट कहते हैं माध्यम। संचार का यही माध्यम बनता है इंसान। इसके बिना सृष्टि कुछ नहीं कर सकती। His presence is essential. इसकी उपस्थिति तो आवश्यक है। Even if it is only suggest, far from being lost और oppressed by the lofty peaks. यह एक मुख्य पिक्स कहते हैं ऊंचाई, उच्च शिखर को छूने वाला है। ये फ्रैंक कोइस चैंग वंडरफुल एक्सप्रेशन उसने प्रकट किया था कि मनुष्य मूलभूत इसका रूप है, द आई ऑफ द लैंडस्केप, और यही लैंडस्केप बुद्धस की आँख भी है। मैन के बिना कुछ नहीं है। सृष्टि की जितनी घटनाएं सब होती मनुष्य पर आधारित हैं। गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट। अब आइए हम इनसाइड और आउटसाइड आर्ट के बारे में। इनसाइड कहते हैं अंदर, आउटसाइड माने बाहरी, आर्ट माने कला। तो आंतरिक और बाहरी कला को देखिए। वैन फ्रेंच पेंटर, एक फ्रेंच का पेंट, फ्रांस में एक पेंटर हुआ है, उसका नाम है जेन डुबोफेट। जैन डुबोफेट कहते हैं उसको, डुबोफे भी कह देते हैं। मोटिवेट द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रोट इन द 1940s। इसने 1940 में एक आर्ट बूट का पता लगाया था। आर्ट कहते हैं कला को, बूट कहते हैं कच्ची कला का पता लगाया था 1940 में, आर्ट बूट का। पेंटर कौन था? फ्रेंच पेंटर का नाम क्या था? जेन डुबोफेट। की कच्ची कला भी होती है, आर्ट बूट होती है। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वाज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आर्ट ऑफ अनट्रेंड यानी अशिक्षित स्वप्न दृष्टा की कला होती है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और जिसमें लोगों की कम ही रुचि होती है, बहुत कम ध्यान देते इस कला की तरफ, क्योंकि इसने कोई प्रश्न लिया नहीं होता बेचारे ने, लेकिन इसके अंदर कला अंदर मौजूद होती है। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग, आउटसाइड आर्ट है ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया। लेकिन अब ये जो है हमारी आउटसाइड आर्ट है, जो बाहरी कला है, ये धीरे धीरे बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया, ये बढ़ती जा रही है तेज़ी से। इंटरेस्ट, रुचि तरफ, लोग इसमें रुचि लेने लगे। एंड कंटेम्परेरी आर्ट इंटरनेशनली, और अंतर्राष्ट्रीय पर इसका उसके समकालीन हो गई है। आगे देखते हैं।
दिस जनरी इज डिस्क्राइब एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नोट राइट। जनरी यानी शैली, इस शैली में वर्णन किया गया है इस आर्ट का। दोज हु हैव नो राइट टू द आर्टिस्ट, वो कलाकार कहलाने का अधिकारी नहीं है बेचारे। कला है लेकिन आर्टिस्ट नहीं कह सकते उनको, हम उनको अधिकार नहीं है कि ना हम आर्टिस्ट कह दें। क्यों? इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, इन्होंने कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ना कहीं कैसे कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। इन कलाकार हैं, अंदर कला छिपी हुई है, उन्होंने अपनी कला को बाहर प्रकट भी करके दिखाया है। आउटसाइड आर्ट दिखाई उन्होंने बना के, कैसे ट्रेनिंग नहीं ली, बस खुद के अंदर से निकल के उभर के बाहर आई है। आर्टिस्ट दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, उन्होंने कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली उन्होंने। येट सो टैलेंट आर्टिस्ट इनसाइड, लेकिन अंदर उनके अंतर में उनकी कला छिपी हुई है ऐसे कलाकारों के। देयर वर्क्स आर ए स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग। बहुत देयर वर्क आर स्टिमुलेटिंग, उनके कार्य से ही ये प्रेरणा मिलती है, कॉन्ट्रास्ट होता है। लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, ये मुख्य धारा में शामिल उनको किया जाना चाहिए। अराउंड द टाइम डुफेट वाज प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट, तो जब डुफेट अपनी इस अवधारणा को, आर्टवुड को प्रतिपादित कर रहा था, प्रोफाउंड प्रतिपादित कर रहा था, यानी उसकी अवधारणा लागू की जा रही थी, अपनी धारणा का प्रचार कर रहा था। आर्टवुड भी होती है एक, यानी आउटसाइड आर्ट भी होती है, जो इंसान कहीं से ट्रेन तो ले लेता लेकिन वो खुद के अंदर छिपी हुई कला होती है, सेल्फ में अपना आप ही आती है और वो बहुत अच्छा करता है वो। इन इंडिया, भारत में भी ऐसा कोई है, कौन है? एन अनटॉर्चर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज। अनटूटर्ड, उसने कोई शिक्षा नहीं लिया, जीनियस बुद्धिमान प्रतिभा नहीं, क्रिएटिंग पैराडाइज, स्वर्ग का निर्माण किया, इस स्वर्ग का निर्माण कर रखा है। ईयर्स अगो, वर्षों पहले, द लिटिल पेज ऑफ जंगल, जंगल में उसने दैट ही बिगेन क्रिएटिंग टू मेक, उसे साफ करके हिमसेल्फ गार्डन, एक बगीचा बनाया, स्कल्प्टेड विद स्टोन, पत्थरों को उसने गढ़ा, एंड ये देखो जंगल था, कूड़े का ढेर था, और वहाँ उसमें उस रबिश में से इसने वो सब चीज़ें निकाल निकाल करके और ऐसी आकृतियाँ दी, उसने बना दी। कहीं कांच के टुकड़े ठाए, चूड़े वगैरह जो भी चीज़ मिली, और कूड़े के ढेर में से जब बदबू थी उस जगह साफ करके, पहाड़ वहाँ पत्थर वगैरह गुफाएं थी, उस सर सजा के उसने एक ऐसी कला का नाम दिया कि आज दुनिया देखने जाती है। ये कहलाता है नेकचंद का गार्डन, जो चंडीगढ़ में है, नेकचंद रॉक, इसे रॉक गार्डन भी कहते हैं। तो नेकचंद नाम के व्यक्ति ने इसे बनाया, अपने अंदर की कला से उभार के, उसने कहीं से कोई ट्रेनिंग ली, इसके दिमाग को आइडिया है कि भाई ये जो रद्दी का ढेर है, इसमें चीज़ें जो लोगों ने उठा के फेंक दी है, इनको निकाल निकाल के उसने कपड़े निकाले, टाइल के टुकड़े निकाले, जोड़ जोड़ के, देखो ये देख रहे हैं, और उसने ऐसी चीज़ें बना दी हैं, लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी जोड़, हाथ वगैरह बना दिए हैं, फेस बना दिया है, बोतल वगैरह लगा दी है, और उसने इन सबको सजा के एक इंसान बना दिया है। तो देख, आज लोग जाते हैं देखने के लिए, यहाँ टिकट लगती है, लेकिन बहुत सुंदर कलाकृति उस इंसान की है, जो आउटसाइड आर्ट कहते हैं उसको, बाहरी कला, और ये इसे आर्ट वुड भी कहते हैं, कच्ची कला कह देते हैं इसको, कि वस्तु से लेकर के एक अच्छी कला बना देना। रिसाइकल्ड मटेरियल इज नोन एज द वर्ल्ड टुडे एट द रॉक गार्डन, रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है आज रॉक गार्डन पे, एट चंडीगढ़, चंडीगढ़ के अंदर है ये कौन व्यक्ति, उस बारे में बताया जाएगा। इन 8 years ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद, NEKCH, नेकचंद इज नाउ हेल्ड एज इंडियन बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, ये भारत का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूटर, इसने योगदान दिया टू आउटसाइड आर्ट, इस आउटसाइड आर्ट को प्रतिपादित करने में। द 15th इशू स्प्रिंग 2005, देखो 50th इशू 2000 स्प्रिंग 2005 में एक छपा है इसके बारे में ही, ऑफ रा विजन में लेख छपा है। ए यूके बेस्ड मैगजीन पायनियर, यूके में बेस्ड मैगजीन पायनियर है इन आउटसाइड आर्ट के ऊपर पब्लिकेशन फीचर्स नेकचंद तस्वीर के साथ ये छपा हुआ है, जो उसने बनाया रॉक गार्डन का पिक्चर, उसके लेकर के छपा, की फ़ोटो भी साथ में वो भी लगा रखी है।
राविजन पत्रिका के मुख्य पृष्ठ के ऊपर छपा है, चित्र छापा है। एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर वुमेन बाय द वाटरफॉल, और उसका रॉक गार्डन और मूर्ति कला वुमेन बाय द वाटरफॉल, झरने के द्वारा महिला दिखाई है। ऑन इट्स एनिवर्सरी इशूड ओवर और बहुत सारी चीज़ उसके अंदर दिखाई है। द नोशन ऑफ आर्ट बुट और राट, तो ये कहता है कि ये जो अवधारणा है आर्ट बुट की या कच्ची कला, राट भी कह देते हैं, आर्ट बुट कहते एक ही बात है। वाज ऑफ वर्क्स दैट देयर वर इन द रा स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड एस्थेटिक इन्फ्लुएंस। वाज ऑफ वर्क्स ये कृति थी, दैट देयर वर इन द रा स्टेट मतलब जो है कच्चे पदार्थ की जो अवस्था होती है उसको निकाल करके कल्चरल आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस और सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभाव में उसको ढाल देना, कच्चे पदार्थ को निकालना और वहाँ से उसको एक अच्छा रूप दे देना। जैसे बताया ना, ये कांच की चूड़ी वगैरह है, टाइल्स की टूट फूट है, लकड़ी वगैरह पड़ी हुई, इन सबको एक नया रूप देकर के कला बना देना। ये anything everything from a tin to sink to a broken down car could be material for a work of art। तो टूटी फूटी कोई भी चीज़ हो, कार टूटी फूटी हो, वो भी यदि कूड़े उड़ान में डाल रखी हो तो कुड भी मटेरियल, कैसे पदार्थ हो, फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट, ये कला का रूप ले लेता है। समथिंग नेचर हैज टेकन टू डिजिंग हाइट्स, नेचर ने इसको काफ़ी मतलब चकरा देने वाली ऊंचाई तक ले गया है इस कला को। Recognizing his art as an outstanding testimony of the different a single man can make when he lives his dream। तो उसने अपने सपनों में ही चीज़ को, सपन को साकार किया, उसने पहचाना और उसने इसको बाहरी प्रमाण के रूप में इसको दिखाया भी, इस कला को लोगों ने देख कर रह गए इसको रहस्य में, भाई इतनी कूड़े ढेर को हम उठा के फेंक देते हैं, उसने इतनी अच्छी कला दिखा दी, उन चीज़ों को सजा के ऐसी चीज़ बना दिया कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, आज वो देखने योग्य बन गई है। जो कूड़ा समझ कर हमने डाल दिया है, गाड़ी रद्दी समझी डाल दी, लेकिन गाड़ी से उसने कोई अच्छी चीज़ बना दी है। तो इसने इसको कला की ऊंचाई तक पहुंचाया है। और द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को, यूनेस्को का स्विस कमीशन के लिए विल बी हॉनरिंग, उसने सम्मान दिया गया, सम्मान दिया जाना है बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स, उसके काम की सराहना पूरे यूरोप में होने के लिए उसको सम्मान दिया जाना है, यूनेस्को की तरफ से आया है, इसको सम्मान देना चाहिए, इतनी अच्छी कला दिखाई है। द 5 मंथ इंटरेक्टिव शो, 5 मंथ इंटरेक्टिव शो भी लगेगा, मेला लगेगा, रियलिज्म ऑफ नेक्चंद, नेक्चंद के साथ में, नेक्चंद के रियलिज्म के नाम से। बिगिनिंग अक्टूबर से शुरू होगा, विल बी हेल्ड एट रीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की म्यूजियम में ये लगेगा, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, इन कंट्री में ये मेला लगेगा, नेक्चंद की कलाकृति उसमें दिखाई जाएगी। Realism of Next beginning October will be held leading museum in Switzerland, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, इन कंट्री में इस म्यूजियम में नेक्सन की रियलिज्म को दिखाया जाएगा। द बिगेस्ट रिवार्ड, तो नेक्सन कहता है द बिगेस्ट रिवार्ड, सबसे बड़ा पुरस्कार, इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सेइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेक्सन शेयर। नेक्सन का कहना है सबसे बड़ा इनाम तो यही है कि जब मैं लोगों को मेरे इस गार्डन में बनाए हुए गार्डन में घूमते देखता हूँ तो मुझे इनाम तो वहाँ मिल ही गया, मेरी आत्मा खुशी होती है कि मैंने कुछ समाज के लिए किया, ऐसा किया कि लोग इस देख के खुश होते हैं, मन खुश होते हैं लोगों के, और इससे मेरी कला सफल हो गई, ये उसका कहना है। सबसे बड़ा इनाम मुझे मिल गया है, और कोई इनाम दे या ना दे, पर मुझे पब्लिक से इनाम मिल गया है, जो लोग मेरी इस कृति को देखते हैं, मेरी क्रिएशन को देखते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, लेसन कंप्लीट हो गया है और आप इसको दोबारा पढ़ लीजिए, ये लेसन का सेकंड पार्ट था। ओके।